लास्ट टॉपिक करने के बाद ये वाला पार्ट बचता है सिर्फ ऑक्सीजन कैलकुलेशन। ऑक्सीजन कैलकुलेशन में क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हीट करते हैं। पहले हीट करने के बाद हमें मिलता है O2 अलॉन्ग विद अदर गैशियस प्रोडक्ट। अब ये जो O2 मिलती है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसको हम क्या करते हैं, कार्बन से के साथ हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1373 केल्विन। अब बताओ हाई टेम्परेचर पे CO और CO2 में विच वन इज मोर स्टेबल? CO। यस, CO जो है इज मोर स्टेबल देन CO2 एट हाई टेम्परेचर, याद रखना ये। तो इसलिए आपको पता है जब भी हीटर जो है उसमें, वैसे तो हम बोलते हैं कि जो है रूम क्लोज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, बट एक्चुअली जब हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ बर्न करती है तो वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। बट क्या होता है, जैसे ही वो एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है गैस। बट अगर ऊपर से रूम भी बंद हो तो O2 जो है दैट इज़ इन लिमिटेड अमाउंट, तो CO रिमेन्स एज CO, and then if it is inhaled, you know, that form कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑल। ये तो पढ़ा होगा ना आपने कि CO इज यस। लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये क्या बना देता है, CO2। अब ये जो CO बनता है ये तभी बनता है जब हाई टेम्परेचर हो, रेड हॉट कॉक की प्रेजेंस में। अब CO फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन that will be reacted with I2O5। तो I2O5 से इसको रिएक्ट कराएंगे तो we will get 5CO2 and I2। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन you will get। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जो है ऐड करें तो CO जो प्रोड्यूस हुआ इक्वेशन 1, उसको हमें किसके बराबर करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ CO यूज्ड इन इक्वेशन 2। क्योंकि CO कौन सा यूज हो रहा है I2O5 के साथ, जो CO फर्स्ट इक्वेशन में बन रहा है। तो हमने क्या किया कि पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 10 कार्बन प्लस 5 O2 टू गिव 10 CO, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट बिकम्स 10 CO प्लस 2 I2O5 टू गिव 10 CO2 एंड 2 I2। So in this way, you know, CO produced in the first reaction that is used in the second, तो ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगा उसमें आपने देखा ये जो O2 यूज हुआ है दैट इज फ्रॉम, ये O2 जो यूज हो रहा है यहाँ पे 5O2, वो किससे यूज हो रहा है, फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑक्सीजन कहाँ से बना, और जितना ऑक्सीजन यूज होगा उसके डबल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। देखो 5O2 gives 10 CO2, that means 1 mole of O2 जो है that will produce 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। डबल बन रहे हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा O आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, I2O5 से। इन दिस वे 5 moles of oxygen produces 10 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है each mole of oxygen liberated from the compound will produce, ये बेटा सर आपने तो कहा कि जब हम हीटर लगाते हैं तो अगर रूम बननी है तो पहले CO बनता है फिर वो बाद में CO2 बन जाता है। जी। तो यहाँ पे तो I2O5 नहीं होता, तो I2O5 की वहां पर क्या जरूरत है, वो वैसे ही CO2 में नहीं कन्वर्ट हो जाए? हाँ बट हम जो है उसको ऐसा ऑक्सीजन एक्सेस में देंगे तो वो ऊपर वाला कार्बन भी कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ही। हम उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन। लिमिटेड वही ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रही है वो ही यूज हो रही है, अदरवाइज तो फिर ऑक्सीजन की एस्टिमेशन हुई नहीं ना। और I2 ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आएगा दैट इज फ्रॉम I2O5 ओनली, वो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना I2O5 यूज हुआ, अदरवाइज तो इट इज़ ऑफ नो यूज। तो फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज
100% से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सर तो इसका मतलब I2O5 का कॉन्सेंट्रेशन और बाकी सारी चीजें हमें पता है। नहीं I2O5 जितना भी हो, है ना, बट जितना CO बना होगा, है ना, उतना ही CO2 बनेगा ना फिर, बाकी I2O5 पड़ा रहेगा वहां पे, क्योंकि बाकी तो नहीं बनाएगा ना। कार्बन तो कहाँ से आ रहा है, कार्बन जो हम दे रहे हैं वो जितना O2 होगा, है ना, उतना ही कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा ना, पहला जो CO फॉर्मेशन है। फिर जो CO फॉर्मेशन हो रही है, जितने CO बने होगा उतना ही CO2 होगा। तो इस तरह से जाएगा ना कि O2 का 1 मोल अगर होगा, मतलब 5 मोल O2 है तो कितना बन रहा है, 10 मोल्स CO2। तो 1 मोल O2 जो है दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स CO2, है ना। तो 32, तो हमें जितना CO2 मिलेगा तो उसका हम हाफ कर देंगे तो हमें O2 का अमाउंट मिल जाएगा। हाँ सही है। तो इसका मतलब 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगी O2 तो 88 ग्राम CO2 मिलेगा। तो फिर अगर x ग्राम O2 होगी तो कितना मिलेगा, अगर CO2 का अमाउंट से देखें ना कि 88 ग्राम है तो 32, अगर x ग्राम CO2 है तो 32/88 इंटू मास ऑफ CO2, ये हो जाएगा ना। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर m ग्राम है और m1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास है तो बोलो फॉर्मूला, बोलो क्या बनेगा, बनाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाओ जल्दी। तो पूरा बोलो फॉर्मूला। सर m/2 into 32/88 अच्छा, into m1। m/2 क्या कैसे आ रहा है ये, सर वो मैंने 10 मोल्स ऑफ CO2 मोल्स पे तो जाओ, मतलब अब तो ग्राम पे आ गया आप कि 88 ग्राम CO2 हो तो किससे बनेगा वो, 32 ग्राम O2 से। सही है। जी सर। तो m1 ग्राम अगर CO2 होगा तो विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बोलो 32 m1/88। हाँ 32 m1/88 ग्राम ऑफ O2, ये हो गया। तो यहाँ से अब आप परसेंटेज अगर निकालनी होगी, अब m ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये है ना इतने ग्राम CO2, ये CO2, तो 100 ग्राम अगर कंपाउंड होगा तो दैट विल कंटेन 32 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाई 88 इंटू m ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपके पास आ जाए, ठीक है। यस। हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो एक्चुअली कल से ना मेरी यूटी चालू हो रही है, यूनिट टेस्ट। हाँ तो वो सुबह 8:30 से 10 तक है पेपर। तो क्या आप थोड़ा लेट ले सकते हो सुबह ट्यूशन? बेटा हो सकता है? बेटा 10 बजे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 10:30 बजे तो मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, कितने कितने दिन है, कोई बात नहीं। 10 बजे तक खत्म होता है पेपर। कितने दिन है, 5 दिन है, 28 तक। 5 दिन। अब शाम को आ जाना। ओके सर। ठीक ठीक। हाँ बेटा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब मुझे बताओ कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर किया आपने थोड़ा बहुत कुछ, इसमें वो क्वेश्चंस मैंने भेजे थे वो किए?
सर PYQs के क्वेश्चंस के अच्छा, PYQs में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हो गए थे, ओके। हाँ, सीधे होते हैं वैसे लगभग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उसको ले लेता हूँ ना। ओके, तो मैं अब चेंज करता हूँ स्लाइड। सर हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर डाउट लगे तो फिर आपको भेज देंगे अगले क्लास की। हाँ, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करता हूँ। सर ये 11th का लास्ट चैप्टर है। हाँ, ये लास्ट चैप्टर। ना ना, स्टार्ट करनी है, 12th था। ओ सॉरी, मैं वही बंद कर दी क्लास ही। लिंक लिंक ओके, सॉरी, वो गलती से ये, हेलो, हाँ जी, गलती से वो यही कट ही गया। ओके, तो ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स की ब्रीफ स्टडी और इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले थोड़ा सा उसमें ले जाता हूँ मैं आपको कि
मुझे बताओ कि फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होते हैं और ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा स्टार्ट। तो तब तक बोल दो कि फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्योंकि कब हमें लगता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। सर अगर कंपाउंड लाइट पे एक्सपोज्ड है। वेरी गुड। हीट, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, गुड गुड। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस हो या हाई टेम्परेचर हो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, एक हम्म, अब ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो 11th में कौन था आप में से, प्रांशुल? नहीं, नहीं सर। सर अंशुमन था सर। अच्छा, वो है अब आज क्लास में नहीं है ना? नो सर। तो आपका तो ये चैप्टर मतलब वैसे तो किया होगा सबने आपने। यस। सर इसके कुछ कुछ इस चैप्टर के रिएक्शंस 12th में भी रिपीट है ना, जैसे लेमेंशन रिएक्शन, वोल्फिकेशन रिएक्शन। हाँ, एक्चुअली वो इस यहाँ पे नहीं है वो चैप्टर ना, एक क्लेमेंसन और वोल्फिकेशन रिडक्शन ना, इसमें एज सच नहीं दी है अपने एनसीईआरटी ने क्लास 11 में नहीं दे रखी है वो। तो वो फिर वहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसने दे दी है ताकि मतलब उस हिसाब से ना, अदरवाइज एनसीईआरटी उस चैप्टर उनको कवर नहीं करते, उनको पता कि आगे करना ही है 12th में बच्चे ने, ये वो यहाँ पे उसको नहीं लेते, सिर्फ मार्कओव नहीं, मतलब बेसिक जो है ना। वैसे ये जो बेसिक्स हैं वो बहुत काम आने वाले हैं, जो 12th की ऑर्गेनिक है उसके हिसाब से ये तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही। ये चैप्टर मतलब जैसे जीओसी में वो प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई किया ना हमने, उस हिसाब से जो बेसिक रिएक्शन है वो यहाँ कवर कर देता है वो। ओके, चलो तो एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं और उसकी ब्रीफ हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और एल्केन्स का इंट्रोडक्शन पहले कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ही है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सारे बाकी के नहीं। इनको हेट्रो एटम बोल देते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर वो होंगे तो दे आर कंसिडर्ड एज हेट्रो एटम्स, है ना। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो तो आपको पता है सबसे बड़ा फ्यूल्स जो जितने भी हैं, एलपीजी, फिर सीएनजी, इवन अभी एलएनजी स्टेशंस भी हैं। तो पेट्रोल डीजल सारे जो हैं दे आर
हाइड्रोकार्बन्स, और उनसे वी विल गेट पीवीसी पाइप्स, यू नो, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, इवन डाइज और ड्रग्स बनाने में भी दे आर यूज्ड। नो, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, तो अगर हम बॉन्ड्स के बेसिस पे जाएं तो कितनी कैटेगरी हो सकती है इसकी? तो या तो अल्केन होगा, है ना, तो दे कैन बी क्लासिफाइड एज डबल, सिंगल बॉन्ड मीन्स अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसके बाद ये भी जो अल्केन्स होते हैं दे आर सैचुरेटेड, अल्कीन्स एंड अल्काइंस दे आर अनसैचुरेटेड, और थर्ड टाइप आता है एरोमेटिक। तो पहली तो 3 कैटेगरी बन जाएंगी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। तो एग्जाम्पल लें अगर हम, तो ये अल्केन, फिर अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन, और एरोमेटिक में बेंजीन। तो ये 3 मेजर कैटेगरी हुई। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हो। तो अल्केन्स हैं, साइक्लोअल्केन्स हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये दे आर अनसैचुरेटेड, जैसे इथीन एंड इथाइन। और साइक्लोअल्केन्स मीन्स ये कंपाउंड सैचुरेटेड होंगे, बट उसमें रिंग क्या होगा? क्लोज चेन होगी। तो साइक्लोअल्केन और जो एल्कीन होती है उसका फॉर्मूला तो एक ही होगा ना, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C3H6। तो प्रोपीन बनाएंगे तो कैसा होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये होंगे। तो देखो इसमें भी कितने हैं? 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। साइक्लोअल्केन में भी, मतलब इन दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा दैट इज सेम। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? सेम। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझते हो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स कि देखो, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग that has 1 degree of unsaturation. तो जैसे हमने बेंजीन लिखा अगर, तो बताओ बेंजीन का कितना हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? फोर होगा ना बच्चे। एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। तो जितने भी आइसोमर्स होते हैं ना, आइसोमर्स का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है। ठीक है। तो जितने भी आपको मिलेंगे आइसोमर्स, उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जैसे एक प्रोपीन है और एक साइक्लोप्रोपेन है, तो दोनों दे आर आइसोमर्स। ये आपस में क्या है? आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि इनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दे आर रिंग चेन आइसोमर्स।
साइक्लोब्यूटेन, तो उसमें भी कितने, एक रिंग होता है, तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, 1। बट अगर मैं यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, 2। बस इतनी सी बात है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स इनटू सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? हाँ, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, दैट इज सैचुरेटेड। नाउ कम टू एल्केन्स। तो एल्केन्स, पहले तो एल्केन्स जो हैं आपको पता है उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ओनली। और यू नो सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रांग होता है? हाँ, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, डिफिकल्ट। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो एल्केन्स क्या होते हैं, इनर्ट, है ना। और इसलिए इनको हम और क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब ही होता है लिटिल एफिनिटी। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि वाई एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, तो आप बोलोगे बिकॉज एल्केन्स हैव very less reactivity, they are almost inert at room temperature, ठीक है, that's why they are called paraffins, because of their little reactivity, because it's little meaning is little affinity। तो सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन्स, दे आर ऑल एल्केन्स। तो मीथेन जो है दैट इज द फर्स्ट मेंबर, और इट इज फाउंड इन कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस, इसलिए मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोल माइंस में और ऐसे मार्शी एरिया में, हाँ जी, यस बेटा। माइंस में वर्कर्स की डेथ हो जाती है तो इसी वजह से होती है। दैट इज एक्चुअली थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है कि मीथेन तो होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होती है, तो सफोकेशन होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि सारा जो ऑक्सीजन है दैट इज़ वेरी लेस देयर, इसलिए जो है डेथ का कारण तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा पर हाई टेम्परेचर पे अगर कार्बन ये गैसेस प्रेस्ड होती हैं ना उसमें, कोल माइन में जैसे कार्बन तो होता ही है ना, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी प्रेजेंस रहती है टू सम एक्सटेंट, है ना। सर तो CH4 गैस ये नहीं होती ना हार्मफुल? CH4 गैस एज सच तो हार्मफुल नहीं है ना बच्चे, क्योंकि ये तो मतलब कहीं कंबाइन नहीं करेगी अपनी बॉडी में जाके, है ना। यस। तो बट वो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड नहीं कर सकती ना। यस। तो जो डेथ का मेन कारण है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन का कंटेंट होता है ना मेन। यस। ओके, तो जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2। N जो है यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो N1 होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH4।
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो एल्केन्स ये सारे जो हैं वो होमोलॉग सीरीज होगी ना पूरी, CH2 का डिफरेंस होगा इनमें। what are homolog series? They have difference of CH2 हम्म, and CO2. हाँ मतलब उसमें ये होता जाएगा ना, मीन्स कार्बन एटम और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे उनमें। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विच कैन बी प्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, उनका और डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव कंपाउंड इज CH2 और 14 बाई वेट। तो एल्केन्स में कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है बनते हैं बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग of sp3 hybrid orbital of carbon and 1s orbital of hydrogen। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है एल्केन्स में दैट इज 154 और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 112। शेप क्या होगी इनकी? व्हाट इज शेप ऑफ एल्केन्स? Tetrahedral. हाँ हाँ, टेट्राहेड्रल है ना। तो इस तरह से ये सारे ये तो पिछले चैप्टर में कर लिए थे ना हमने कि पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये कंडेंस्ड फार्मूला में क्या हो जाएगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उनको हम शो नहीं करते, दे आर कंडेंस्ड फार्मूला। फिर मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, C2H6 और C3H8। और जो बॉन्ड डैश फार्मूला जो है उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे और उनके बीच में बॉन्ड्स बना देंगे हम। तो दे आर कॉल्ड बॉन्ड डैश फार्मूला, या कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। डॉट्स क्रॉस फार्मूला ये तो लोअर क्लास में आता है, इसलिए 11-12 में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। बॉन्ड लाइन फार्मूला जरूर है, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है और 2 ही एटम है तो इस तरह से लाइन बनाओगे, और अगर 3 है तो ये इस तरह से हो जाए। तो जितने भी कार्बन होंगे, जैसे मान लिया 3 कार्बन के लिए ऐसा बनाया, 4 होंगे तो 1 2 3 4, 5 होंगे तो 1 2 3 4 5, 6 होंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है चलता जाएगा। जिगजैग फैशन में कार्बन्स को लिखना है आपको, ठीक है। अब एल्केन्स जो हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n plus 2. CnH2n plus 2। तो ये कैसी चेन है बताओ, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, Branch. है ना? तो इट इज ब्रांच चेन। ये कैसा कंपाउंड है? Saturated. इट इज अनसैचुरेटेड। ना क्लासिफिकेशन ऑफ
कार्बन एटम्स इन एल्केन। तो कार्बन एटम क्या होते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी जो 2, टर्शियरी जो 3। ओके, सही है। और क्वाटरनरी जो 4 से जुड़ा हो, है ना? तो प्राइमरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन इज द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। और टर्शरी कार्बन एटम होता है द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 3 कार्बन्स। और क्वाटरनरी कार्बन इट इज अटैच्ड टू 4 कार्बन्स। अब इसमें बताओ ये वाला कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। हाँ, दिस इज प्राइमरी कार्बन। व्हाट अबाउट दिस? सेकेंडरी। सेकेंडरी, इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। एंड व्हाट अबाउट दिस? टर्शियरी। हाँ, तो इट इज टर्शरी कार्बन। क्वाटरनरी कौन सा है बताओ? सो वो बीच वाला जिसके सेकेंडरी के बगल में, राइट। हाँ हाँ, दिस वन इज क्वाटरनरी कार्बन। और उसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन्स को डिफाइन कर देते हैं। जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स, जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, जो टर्शरी कार्बन से अटैच होंगे वो टर्शरी हाइड्रोजन। तो बताओ इनमें से कौन सा है जिसमें 2 ही तरह के कार्बन है? सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली। बी। बी। नाउ आ जाओ IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, रूट वर्ड और पेरेंट नेम। मिथ, तो पेरेंट नेम हो गया मिथेन। इट इज CH4। 2 कार्बन होंगे तो इथ, दैट इज इथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 2 तरह के होते हैं, देख लो। पहले को क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। एंड दिस वन, यस, दिस इज आइसोब्यूटेन। तो याद रखना टर्शियरी नहीं होता, मैं टर्शियरी और आइसोब्यूटेन। बेटा, एल्केन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होती। इसमें टर्शरी कार्बन होता है तो जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। अगर टर्शरी हाइड्रोजन को हटाते हैं ना तो उसको हम टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं, ग्रुप को। पर टर्शरी एल्केन नहीं होती ना। आइसोब्यूटेन में एक टर्शरी कार्बन होता है बस। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स तो आपको पता ही हैं। एल्केन्स में तो लार्जेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेनी है, सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर देना है, और 2 नंबर हो तो कॉमा लगाना है बीच में। अल्फ़ाबेट और नंबर हो तो फिर हाइफन लगाना है। और सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अगर 1 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों तो हम प्राइम डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो तो जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगी दैट इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। ये याद रखना कि अगर मान लिया जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है ना वो 1 से ज़्यादा हो
मतलब एक साइड भी 5 कार्बन है, दूसरी साइड भी 5 कार्बन, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें साइड चेन के नंबर ज़्यादा हों? बताओ इसका नाम। सर 2 ethyl हम्म 3 methyl हम्म हेक्सेन ठीक है, बट 3 ethyl 2 methyl ये इथाइल हुआ ना बच्चे। इधर ये ऐसे करोगे, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई हेक्सेन की, और चेन को नंबरिंग कर दिया हमने, तो ये हो गया 3 इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर मिथाइल, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बोलो इसका नाम। 2,2-dimethyl 2,2,4-trimethyl pentane. ओके, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये होगी पेरेंट चेन पेंटेन, और 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो एज अ नंबरिंग में नहीं आ रहे हैं, इसलिए दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो याद रखना कि ट्राई मिथाइल और पेंटेन के बीच में कोई गैप नहीं देना है। चलो बोलो नाम। Sir, A. इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, तो इथेन की कन्फर्मेशंस को और क्या बोलते हैं? रोटामर्स। क्यों बोलते हैं रोटामर्स? क्योंकि ये जो आइसोमर्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, इसलिए इनको रोटामर्स भी बोलते हैं। अब एल्केन्स जो होते हैं आपको पता है सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव इनफिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस फॉर एनी एल्केन। अगर कोई पूछे कि किसी भी एल्केन में, मान लिया इथेन में, कि हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल, वैसे तो हम लिखते हैं स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड, 2 ही कन्फर्मेशन, बट उनके बीच में कितना भी, हाँ मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर कोई पूछे कितने हैं, हाउ मेनी, तो आप लिखोगे इनफाइनाइट नंबर, है ना, क्योंकि रोटेशन जो है अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फ्री होती है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो एनर्जी बैरियर है 1 to 20 किलो जूल पर मोल होता है ड्यू टू, हाँ, रिपल्स, थोड़े बहुत रिपल्सिव इंटरेक्शन तो रहेंगे ना बॉन्ड्स के बीच में, एंड दैट्स व्हाई दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। और इस जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। बट सर रिपल्सिव फोर्सेस तो हेल्प नहीं करेंगी और रोटेशन करने में? हाँ बेटा, पर एक बात बताओ कि एक है कि हम बॉन्ड्स को पास ला रहे हैं, समझना। तो मान लिया बॉन्ड को पास, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया ये CH है और ये भी CH है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब दोनों CH एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन ज़्यादा होगा,
अब ये थोड़ा सा टिल्ट करता है मान लीजिए, और मैं इसको इधर लाना चाह रहा हूँ, एक्लिप्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे रिपल्सिव इंटरेक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना। यस सर। तो दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। सो सर तो इसका मतलब कन्फर्मेशंस बनाने में और उसके आसानी में टॉर्शनल स्ट्रेन का एक रोल होता है। हाँ, रोल होता है टॉर्शनल स्ट्रेन का। एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, दे आर प्लेइंग द रोल। तो इथेन मॉलिक्यूल जो है उसमें आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और देर आर 3 हाइड्रोजन्स अराउंड। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को स्टेशनरी रख के दूसरे कार्बन को रोटेट करेंगे अबाउट द कार्बन कार्बन की एक्सिस, और इस रोटेशन से वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। और देयर आर 2 एक्सट्रीम केसेस जो हमने अभी डिस्कस किया। वन कन्फर्मेशन इज जिसमें हाइड्रोजन एटम जो अटैच होते हैं कार्बन एटम से, दे आर बिल्कुल दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और दूसरा होता है कि दे आर फार अपार्ट एज मच एज पॉसिबल, तो उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये 2 तरह की एक्सट्रीम केसेस हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस, है ना। तो सॉ हॉर्स बनाते हैं पहले। इसमें मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग जो है वो व्यू करते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाते हैं हम पेपर पे, टिल्टेड होता है थोड़ा वो बॉन्ड। जो अपर एंड होता है लाइन का वो थोड़ा राइट साइड होता है, ऐसे इस तरह से होता है, इट टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, जनरली राइट है ना, हमारे सिलेबस में राइट साइड ही टिल्ट किया है। इट मे बी यू कैन टेक इट ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो फ्रंट कार्बन जो है उसको हम लोअर एंड जो है चेन का इस तरह से बनाया ना हमने, ये टिल्टेड कार्बन, तो जो लोअर एंड है उसको हम जो है फ्रंट कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं, और अपर एंड जो है उसको हम रियर कार्बन की तरह जो है वो शो करते हैं इस तरह से। देखो ये फ्रंट कार्बन है लोअर वाला, है ना, लोअर एंड वाला, और जो अपर एंड है वो है रियर कार्बन। ये जो लोअर वाला है दैट इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, फ्रंट कार्बन मतलब जो कार्बन व्यूअर के जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके पास होगा, दैट इज एट द लोअर एंड, और जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा दैट इज बाय द अपर एंड। तो हर कार्बन जो है उसमें 3 लाइन अटैच कर देंगे हम जो 3 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगी, है ना। और ये तीनों लाइंस जो हैं उनमें 120 डिग्री का एंगल होगा इस तरह से। अब देखो इसमें देखो जैसे ये देखो ये जो है और ये सेम साइड, ये और ये सेम साइड, ये और ये सेम साइड, तो ये कौन सी कन्फर्मेशन हुई? स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड बच्चे, एक्लिप्स हुई ना, कि ये कार्बन जो है इसको ढक रहा है, बिल्कुल अलाइन हो रहे हैं ना ये, तो दे आर कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और अगर इसके हाँ एक्लिप्स्ड में देयर इज मैक्सिमम रिपल्शन, जो नियर बाय हो गए ना बॉन्ड्स, तो टॉर्शनल स्ट्रेन इज मैक्सिमम। CH बॉन्ड एक का दूसरे CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा एंड दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हैज हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी। अब देखो इसमें देखो
ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये अपोजिट, ये और ये अपोजिट, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। नाउ कम टू द न्यूमैन प्रोजेक्शंस। तो ये जो 100 हॉर्स है उसमें क्लियर हो गया कि जो लोअर कार्बन है, इस ये जो टिल्टेड चेन बनाई आपने, ये वाली लाइन बनाई ना, इस लाइन के जो लोअर कार्बन होगा दैट इज फ्रंट कार्बन, और जो अपर एंड पे कार्बन होगा दैट इज रेयर कार्बन। और उनमें जो H लगेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर एट 120 डिग्री। और अगर CH एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे, पैरेलल होंगे टू ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और अगर जो है दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अपोजिट साइड होंगे, तो दे आर स्टैगर्ड। नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शंस, इसमें जो मॉलिक्यूल है उसको हम हेड ऑन व्यू करते हैं। यस बेटा। सर जो पिछले क्वेश्चन में जो बीच वाला होता था केस, उसको क्या बोलते थे? एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जितने भी होते हैं उनको हम स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं, है ना, या गॉश कन्फर्मेशन बोलते हैं, है ना। ये दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जो भी इन एक्सट्रीम्स के बीच में आएंगे, है ना, किसी भी एंगल पे, उसको हम स्क्यू या गॉश कन्फर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शंस, तो मॉलिक्यूल को इसमें हम व्यू कैसे व्यू करते हैं? एट द कार्बन 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 बॉन्ड हेड ऑन जो है वो हम इसको देखते हैं। तो कार्बन एटम जो हमारे पास होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे नियर होगा, और जो अवे होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। रियर कार्बन जो है एटम, मतलब अवे फ्रॉम द आई जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। इस तरह से होगा, देखो ये कार्बन कार्बन है, तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं इस तरह से देखेंगे हेड ऑन इसको, तो जो कार्बन हमारे पास होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, और जो अवे होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। तो द लाइंस जो सेंटर से रेडिएट होंगे सर्कल के, वो कौन से होंगे? जो ये जो 3 निकलेंगे ना लाइंस, मान लिया इथेन की बात करें तो ये वाले, तो ये कौन से होंगे? ऐसा कार्बन जो हमारे पास है, उससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। और जो लाइंस रेडिएट होंगे आउटसाइड, मतलब सर्कमफ्रेंस से, वो डिनोट करेंगे जो एटम हमारे फारदेस्ट होगा, ये वाला, यहाँ से जो ऐसे निकलेंगे ना, जो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? फारदेस्ट कार्बन अवे फ्रॉम अस, तो उससे जो अटैच होंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस जो सर्कमफ्रेंस से रेडिएट होंगी। और स्टैगर्ड फॉर्म में जो डिस्टेंस होती है बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दैट इज 2.55 एंगस्ट्रॉम, और जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है उसमें जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस होती है उनका होता है 2.29 एंगस्ट्रॉम। और एक्लिप्स्ड फॉर्म में जो डाईहेड्रल एंगल होगा, 2 हेड्रा बने ना, एक आगे एक पीछे, होगा 0 डिग्री। और स्टैगर्ड फॉर्म में जो डाईहेड्रल एंगल होगा उनके बीच में 60 होना चाहिए, बट 2 एक्सट्रीम के बीच की बात कर रहे हैं तो 180 होगा। वैसे हम डाईहेड्रल एंगल जो है वो 60 होगा स्टैगर्ड में, है ना, क्योंकि हम इस तरह से बनाएंगे ना, ये रियर कार्बन, ये क्लोजेस्ट कार्बन, और इस तरह से ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हुई। तो ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, राइट।
तो इसलिए इसको हम डाइहेड्रल एंगल, उसमें आप 60 डिग्री लिखोगे स्टैगर्ड फॉर्म। बट अगर हम इसके और ये जो फ्रंट और ये इन दोनों की बात करें तो दे आर एट 180, बट डाइहेड्रल एंगल बोलेंगे तो दो CH के बीच का बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल, तो दैट इज 60 डिग्री। और एक्लिप्स्ड में क्या होगा कि हम इसको रोटेट कर देंगे। देखो इसी में देखो, अगर हम इसको रोटेट कर दें ऐसे 60 डिग्री से तो क्या होगा, ये CH बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और रिमेनिंग कन्फर्मेशन जो आप पूछ रहे थे दैट इज कॉल्ड स्क्यू और गॉश कन्फर्मेशंस। तो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अलावा जो बाकी कन्फर्मेशंस होती हैं दे आर कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशंस। अब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी कन्फर्मेशन? स्टैगर्ड। और सबसे कम स्टेबल? हाँ, तो ये इस तरह से होगा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर स्क्यू, फिर एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में जो बॉन्ड्स हैं दे आर वेरी क्लोज, और उनमें क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस में, क्योंकि जो CH बॉन्ड होते हैं, मतलब अगर इथेन की बात करें तो बॉन्ड्स के बीच की जो बिल्कुल पैरेलल सामने आ जाते हैं, आमने सामने, दैट्स वाई मैक्सिमम रिपल्शन होता है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, बॉन्ड्स जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, और इसलिए उनमें क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है। तो एल्केन्स में हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल? इनफाइनाइट, राइट। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशंस? स्टैगर्ड, देन स्क्यू, देन एक्लिप्स्ड। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, इसमें पहले हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं। जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इट इज लाइक दिस। ये अगर एनर्जी है और ये एंगल है तो ये होगी आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब इसको अगर रोटेट करेंगे 60 डिग्री से तो हाई एनर्जी पे चले जाओगे आप, और दैट इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और अगर वापस 60 डिग्री रोटेट करते हो आप तो यू विल गेट बैक सेम फॉर इथेन। तो इथेन के लिए इट इज लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा। तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम, होगी, और इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन इज मिनिमम। तो इस तरह से ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम आएगा इथेन के लिए। सिक्सटी डिग्री रोटेट करोगे तो ये अब पीक बनाता जाएगा, और स्टैगर्ड एक्लिप्स में चेंज होता रहेगा। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले है फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, देन फ्रॉम द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहले करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और ये आपने 10th में भी किया हुआ है, 11th में भी किया हुआ है। बोलो। कम अगेन प्लीज, बोलो। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक
बच्चा पर मैं बोल रहा हूँ एल्कीन से बनाओ, एल्कीन से। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ एल्कीन से एल्कीन। H2 H2 यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, निकल पैलेडियम और हाँ निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, है ना। तो बोलते थे। हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना वो। तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, जो है उसका मतलब है कि निकल एल्यूमिनियम एलॉय लेके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है हमें, तो हमें निकल मिलेंगे। मतलब एक होता है निकल ले लिया मेटल पूरा, तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड बने होंगे, निकल को अलग अलग करना है तो उसको बोलते हैं रेनी निकल एट 300 केल्विन। और वो बनता है कैसे कि हम निकल एल्यूमिनियम का एलॉय लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। तो एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाता है और एल्यूमिनियम का कंपाउंड बन जाएगा और निकल हमें एलिमेंटल स्टेट में मिल जाएगा, मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना, इसलिए इसको रेनी निकल लिखा है उसने। और इस रिएक्शन को बोलते हैं सेबेटियर सेंड्रल्स रिएक्शन। बुक में नाम नहीं लिखा है, इसलिए देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट कि नाम क्या है इसका, बट वो याद रखना है आपको कि जब एल्कीन्स और एल्काइंस आर रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लेटिनम है, प्लेडियम है, निकल है, तो एल्केन्स बनते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। तो देखो एल्कीन CnH2n, तो उनको हीट करना है विद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट आपको भी बता दिए लाइक रेनी निकल, तो हमें मिल जाएगा CnH2n+2, तो वी गेट एल्केन। हाँ उसमें प्लेटिनम और प्लेडियम इससे भी बेटर होंगे, इसमें हमें सीधे यूज कर सकते हैं क्योंकि उनका सरफेस एरिया वैसे ही ज़्यादा, हाँ वो सिंपली हो जाएगा रिएक्शन। तो इथीन हाइड्रोजन के साथ ये निकल की प्रेजेंस में किया, हाँ जी हाँ बेटा, रेने निकल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, निकल एल्यूमिनियम एलॉय लेते हैं हम और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें निकल एलिमेंटल स्टेट में मिलता है ना। और ये जो भी बनाएगा AnLO2+H2O जो भी बनाएगा एल्यूमिनियम निकल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। तो निकल हमें, जैसे देखो अगर निकल हम सिंपल लेते हैं तो इस तरह से वो पूरा बनाया होगा उसने, है ना, नेटवर्क बनाया होगा ना, मेटालिक बॉन्ड्स होंगे जो भी, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या होगा अगर निकल अलग अलग मिलता है हमें, तो ये वाले बॉन्ड्स ये अलग अलग होंगे सारे, तो हमें जो एक्टिव साइट्स मिलेंगी ना, एक्चुअली इनमें इनका यूज़ क्या होता है कि ये गैसेस जो है ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और ये एल्कीन भी गैस है ना, तो इन गैसेस को ये अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये जो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब अगर ये रेनी निकल यूज करते हैं। एक्टिव सरफेस जो एक्टिव होता है फॉर एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन पता है ना, सरफेस जो प्रोवाइड करते हैं ये एक्टिव साइट्स जो है वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं। पहले ये एक्टिव साइट्स थी जो अलग हैं, बट जब ये टूट जाएगा तो ये भी एक्टिव साइट बनेंगी नहीं, तो एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी मतलब, इसलिए रेनी निकल इज बेटर देन
प्योर निकल। ठीक है, ये प्रोपीन है, इसको मैंने निकल से किया तो अगेन वी गेट प्रोपेन। सिंपल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। वैसे ही अल्काइन की बात करें तो अल्काइन को हीट करो, सेम वी गेट अगेन अल्केन। प्रोपाइन, अभी देखो उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि उसमें 1 मोल था, इसमें 2 मोल यूज हो रहे हैं। सॉरी, इथाइलिन, अच्छा इथीन और इथाइलिन एक ही बात है ना। इथाइलिन इज कॉमन नेम ऑफ इथीन। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ इथाइन? इथाइन का कॉमन, एसिटिलीन, याद रखना, दिस इज एसिटिलीन। कितने मोल यूज होंगे? सर सी। There is only 1 mole used here. Now second part is from alkyl halides. तो alkyl halide में क्या करते हैं कि क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगाना है। तो अगेन क्या करेंगे, we will use zinc in the presence of dilute hydrochloric acid. तो alkyl halide gives alkanes except fluoride. अब फ्लोराइड क्यों नहीं? क्योंकि यू नो फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज, तो CF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ये जल्दी नहीं टूटता है। तो अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ होगा क्या, देखो जिंक जो है ना वो H+ से रिएक्ट करेगा और जिंक बना देगा 2+ एंड वी गेट 2 हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं इनको। रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन बनेगी और वो एकदम क्लोरीन को रिप्लेस कर देगी। तो एक हैलोजन की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो वी गेट RH एंड HX। जैसे मिथाइल क्लोराइड की रिडक्शन करनी है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इट प्रोवाइड H+ आयंस, तो इट फॉर्म्स इथेन। तो इस तरह से वी गेट मिथेन एंड HCl। ये रिएक्शन है, तो इसमें भी क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। सेम टाइप ऑफ रिडक्शन जो है जिंक और HCl की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, जिंक और एसिटिक एसिड, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक कॉपर एलॉय एंड इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल और HI इन रेड फॉस्फोरस, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये सारे यूज कर सकते हैं। तो देखो क्लोरोइथेन है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो इस तरह से भी यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। 1 chloropropane, we get propane. Now Woods reaction. वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वी विल गेट हायर एल्केन्स। अब ये ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो सोडियम है आपको पता है अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो ना, थोड़ा सा ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी, तो सोडियम रिएक्ट विद वाटर और पूरा फायर कंबस्शन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फायर। तो रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और हायर एल्केन्स बनाते हैं इसमें। और कौन से हायर एल्केन्स, ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
ठीक है। सर और बन सकता है? हाँ नहीं नहीं, उसमें क्या होता है कि फिर मिक्सचर बनता है, वो प्योर नहीं बनता। अगर हम ऑड बनाने की ट्राई करें तो एल्केन्स तो बनेंगे बट मिक्सचर बनेगा पूरा। सर कुछ इवन बनेंगे, कुछ ऑड बनेंगे। हाँ, और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत कम होता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। इसलिए it is an ideal method to prepare to synthesize alkane of a even number of carbon atoms. और सर Yes बेटा। सर प्योर एल्केन को स्टोर कैसे करते हैं? प्योर, हाँ एल्केन किसको स्टोर करना है? एल्केन्स को। अच्छा, प्योर सोडियम को इट इज स्टोर्ड अंडर पैराफिन, है ना, या सिंपल ऑयल जो क्या बोलते हैं उसको, कैरोसिन ऑयल, है ना। तो अल्काइल हैलाइड जो है इट इज हीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो ड्राई ईथर में को डाल देते हैं सबको, तो ये पूरा 2 सोडियम 2 हैलोजन को लेके निकल जाता है और दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं और वी गेट हायर अल्केन। और अल्केन में कार्बन क्या हो जाएंगे? डबल। इसलिए जनरली इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर, जैसे एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है तो जो अल्केन बनेगी उसमें डबल हो जाएंगे, इथेन बनेगी। बट अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं हम तो वी गेट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ले लिया एक मिथाइल क्लोराइड और दूसरा ले लिया इथाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हमने इसको हीट कर दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि मिथाइल क्लोराइड एक थोड़ी होगा, देयर आर सो मेनी मिथाइल क्लोराइड्स। तो मिथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकता है, इथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकता है, और मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो प्रोपेन बनेगी, ब्यूटेन, तो हम तो क्या अटेम्प्ट कर रहे थे कि मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड लेके वी विल गेट प्रोपेन, बट प्रोपेन के साथ साथ वी गेट ब्यूटेन एज वेल एज, ओ सॉरी क्या किया, सर थर्ड और फोर्थ सेम ही है। ये ना, मतलब हम ट्राई कर रहे थे ये बनाने की, फर्स्ट वन प्रोपेन बनाने की ट्राई कर रहे थे हम, बट इंस्टेड ऑफ प्रोपेन along with प्रोपेन वी विल गेट ब्यूटेन एज वेल एज इथेन। तो मिक्सचर बन गया और इनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल क्लोज होगा क्योंकि एक एक कार्बन का तो डिफरेंस है, एंड देयरफॉर दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसलिए इट इज नॉट एन आइडियल मेथड टू प्रिपेयर एन एल्केन विद odd number of carbon atoms, but it can be used for even number of carbon atoms. तो देखो ये वाला भी किया था हमने कि ये बनेगा प्रोपेन पर ब्यूटेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा, तो मिक्सचर वी विल गेट। बताओ C2H5Cl को तो वी विल गेट 2 कार्बन, उसके डबल कार्बन मिल जाएंगे ब्यूटेन,
Propine under hydrogenation gives propane. B. B. Now preparation of alkanes from salts of carboxylic acids. तो पहला है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ये पूरा रिमूवल हो जाएगा कार्बन, एक कार्बन पूरा, हाँ पूरा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी उसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हट जाएगा। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर हीटेड विद सोडा लाइम। व्हाट आर सोडा लाइम? सोडा लाइम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इट गिव्स एल्केन्स जिसमें एक कार्बन एटम कम है देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो जनरल रिएक्शन कैसे होगा कि RCON ने लिया हमने और इसको हीट कर दिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हीट करने पे RCO हाँ पर सोडियम सॉल्ट तो बन ही जाएगा ना वहाँ पे, एंड इसको हीट करेंगे। और व्हाट इज द यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है इसमें? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो एक ड्राइंग एजेंट है ना। तो जो उसमें ह्यूमिडिटी होगी थोड़ी बहुत भी, है ना, इसको मतलब फ्यूज करना है इस मिक्सचर को ना, तो हमें वाटर नहीं चाहिए, वाटर वेपर नहीं चाहिए वहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि अगर वाटर वेपर होंगे तो वो सोडियम सॉल्ट बनेगा ही नहीं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी जो रोल है वो एक सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। हमें दोनों को फ्यूज करना है एक्चुअली, दोनों इस मिक्सचर को, सोडियम सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्यूज करना है। फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब मेल्ट करना है हमें, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट को ख़त्म कर देते हैं। तो कैल्शियम, अगर सेफ्टी के लिए वी यूज़ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वी विल गेट एल्केन अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो रेशियो है दैट इज 3:1। इस रेशियो में इनको हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज और कोई यूज़ नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ। सर पर अगर वो नहीं होगा तो अब रिएक्शन आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड तो डालना ही पड़ेगा। जैसे ये है, मान लिया, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH3 only CH4 we will get, क्योंकि ये पूरा सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा ना, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, मतलब मिथेन वी विल गेट। मतलब एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, जितने कार्बन होंगे मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे एक कार्बन कम हो जाएगा। इसलिए उसको डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ही निकल जाएगा। सोडियम प्रोपियोनेट, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? C2H6, H तो लगेगा ना, तो वी विल गेट इथेन एज द प्रोडक्ट। ये सेम मीथेन की प्रिपरेशन का मेथड 10th में भी नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ मीथेन नहीं है? है कि नहीं? अच्छा नहीं था, ओके कोई बात। तो ये यहाँ पे देख लो ये कैसे किया है कि जो भी सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया, तो सोडियम सॉल्ट का पूरा कार्बोक्सिलिक पार्ट और
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल पार्ट से अटैच होगा, मतलब वी विल गेट एल्केन विद 1 कार्बन एटम लेस देन द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर हम करते हैं कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसकी कर देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के फ्री रेडिकल रिएक्शन? फ्री रेडिकल। हाँ, फ्री रेडिकल। मैंने बताया था अभी कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या परऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं या हाई टेम्परेचर होता है ना, तो ये कॉलबे जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो होती है। अब इसमें क्या करेंगे, ये सोडियम सॉल्ट ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका एक्वा सोल्यूशन लिया इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो वी विल शुड हैव एक्वा सोल्यूशन, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वी विल गेट इथेन along with कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पहला पार्ट है इट इज एट एनोड, ये मैकेनिज्म भी है इसका, करेंगे हम अभी। और ये दोनों जो है पार्ट दैट वी विल गेट एट कैथोड। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोल्यूशन में बनता है, बट हाइड्रोजन गैस वी विल गेट एट कैथोड। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो सबसे पहले ये सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये आपको पता है एक्वा सोल्यूशन में सोडियम अलग हो जाएगा और एसीटेट अलग हो जाएगा। अब इन दोनों में से एनोड पे कौन सा पार्ट जाएगा बताओ, एसीटेट या सोडियम? एसिटेट। हाँ, तो एनोड पे जाएगा एसीटेट पार्ट। तो एसीटेट आयन गया एनोड पे। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। हाँ, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल जाएगा, एक एसीटेट में से, तो एसीटेट आयन से बन जाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एसीटेट फ्री रेडिकल वी विल गेट। तो एसीटेट फ्री रेडिकल जो है उससे फिर इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे ये था, देखो पूरा आयन था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये एरो तो पता है ना, होमोलिसिस होगी, तो इसमें वी विल गेट मिथाइल फ्री रेडिकल अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल गए और वी गेट मिथाइल फ्री रेडिकल्स। अब ये जो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बने हैं, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे एंड वी गेट इथेन एज द प्रोडक्ट। तो ये इथेन जो बना हमें एज अ गैस, वो बना एट एनोड। अब आ जाओ कैथोड पे। अब कैथोड पे एक तो वाटर है, वाटर तो है ही, और सोडियम प्लस आयन भी है। अब आपको पता है सोडियम आयन और वाटर में से वाटर विल गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम तो मेटल है, सोडियम प्लस की फॉर्म में ही रहना चाहिए वाटर के अंदर। और इस तरह से आपको पता है H2O जो है दैट विल गिव H प्लस और OH नेगेटिव। इनमें से H प्लस आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा H फ्री रेडिकल और अलॉन्ग विद OH नेगेटिव। और जो H फ्री रेडिकल्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से एनोड पे बना इथेन गैस अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कैथोड पे बना हाइड्रोजन गैस। इस मैकेनिज्म में कोई डाउट किसी को? क्योंकि ये मैकेनिज्म सिलेबस में है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ये समझ में आ गया मैकेनिज्म पूरा? कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं। सानवी हो जाएगा? ओके, तो इस तरह से ये
अगली जो प्रिपरेशन है इट इज़ नॉट इन द NCERT, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? RMGX। अब ये जो RMGX है ना, अब पता है R मीन्स एल्काइल और फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम के साथ अगर कार्बन जुड़ा है तो बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, मैग्नीशियम पे कि कार्बन पे? सर MgX is positive। हाँ, तो ये पॉजिटिव होगा और R पे क्या जाएगा? नेगेटिव। तो अगर मैं इसको RCOOH से करता हूं, बताओ क्या बनेगा? RCOH क्या देगा हमें? CO and H+। H प्लस। तो H प्लस किससे जुड़ेगा? R-। R माइनस से। तो क्या बन जाएगा? RH। तो वी विल गेट RH। ठीक है, जब भी कोई एसिड होगा, और एक RCOO-MgX भी बनेगा। हाँ, MgX के साथ इस तरह से MgX और ये पूरा जो पार्ट है OOCR ये लग जाएगा पूरा। ठीक है, H2O के साथ बोलो। हाँ, RH बन जाएगा along with ये MgX और OH। वैसे ही ये है जिसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा ना, आपको पता है कि इसमें भी कार्बन क्या होता है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन याद रखना, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो इसलिए ये भी एसिडिक होगा, तो ये भी क्या करेगा? वी गेट RH along with, इसमें क्या बनेगा? MgX C ट्रिपल बॉन्ड CH। अमोनिया के साथ करेंगे तो भी बनेगा RH along with MgX NH2। अगर ROH के साथ करेंगे तो बोलो, इट विल ऑल्सो गिव H प्लस, RH बन जाएगा और MgX OR। तो इस तरह से ये साइड प्रोडक्ट इसने नहीं बनाया है, तो सिंपल प्रोडक्ट जो है, रिएक्शन में RR बनता है। हाँ उसमें RR बनता है। इसमें ये जो RX, देखो RMGX बनाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? RX को Mg के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वी गेट दिस। इसमें भी तो बना था ना RX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H प्लस, तो भी RH बन जाता है। Yes। तो ये भी रिएक्शंस हैं, 12th में है ये, 11th में नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला रिएक्शन भी 11th में नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl वी गेट, सर यही क्लेमेंसन में रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो CO ग्रुप को जो है अगर CH2 में कन्वर्ट करना है तो देयर आर दीज टू मेथड्स। वोल्फ-किशनर रिडक्शन। हाँ, इसको वोल्फ-किशनर रिडक्शन बोलते हैं। ये दोनों ही, ये भी रिएक्शन जो है 12th में है दोनों, है ना। बट क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के ही पार्ट हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको कर रहे हैं। बट ये NCERT में 11th में नहीं है, बट 12th में हमें मिलेंगे। बट दे आर ऑल्सो मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो देखो मीथेन की प्रिपरेशन में मान लिया एल्युमिनियम कार्बाइड मिला मुझे, तो एल्युमिनियम कार्बाइड से भी वी विल गेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मीथेन। क्योंकि देखो Al3+ और C4 नेगेटिव, तो इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो वी गेट Al4C3। तो वाटर जो है दैट विल गिव H+ एंड OH नेगेटिव। तो इस तरह से Al3+ और OH नेगेटिव बना देंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन और H+ C4 नेगेटिव और H+ वी गेट CH4।
वैसे ही बेरिलियम कार्बाइड, तो ये भी इसी तरह से है, बेरिलियम 2+ और C4 नेगेटिव। तो वाटर की प्रेजेंस में we get BeOH twice along with CH4. तो which of the following compound cannot be prepared by Colbase electrolysis? बताओ। बेटा उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, आर फ्री रेडिकल। ये इसने ठीक बोला कि बी जो है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा ना, ये इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं 4, इसमें 6, बट ये 1 नहीं है, तो मीथेन तो नहीं बन सकता ना कॉलबेज में, क्योंकि कम से कम एक कार्बन वाला फ्री रेडिकल बनेगा और दोनों जुड़ेंगे तो वी गेट एल्केन, तो मीथेन वी विल गेट। The products formed at anode in Colbase electrolysis of sodium acetate. एनोड पे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? C. यस, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम एसिटेट हीटेड विद सोडा लाइम क्या बनेगा? ये है सोडियम एसिटेट, बोलो क्या बनेगा? CH3, CH4. CH4, क्योंकि ये पूरा ग्रुप निकल जाता है ना, अभी तो बात कर रहे थे, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, तो वी विल गेट मीथेन। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना आप करके रखना, ठीक है? ओके।